क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 और आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर फिजिक्स का जो 11th क्लास का है, और वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, मैं नाम लिखता हूँ फिर उसकी शुरुआत करता हूँ। मैं क्या है ये चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। ठीक है, मैटर तो जानते हैं, प्रॉपर्टीज यानी जब किसी मैटर यानी सब्सटेंस को, मैटर जो होता है मटेरियल फाउंड, हम लोग कैसे मैटर को डिफाइन करते हैं? एनीथिंग फाउंड अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। हमारे आसपास में कोई भी चीज मिलता है, चाहे वो किसी भी शेप का हो, किसी भी स्टेट में मिलता हो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई भी चीज मिलता हो, वो सभी मैटर कहलाता है। उस मटेरियल पे अगर हम लोग हीट देते हैं या हीट लेते हैं, किसी बॉडी में अगर हम लोग हीट देते हैं या हीट लेते हैं, तो क्या क्या चेंजेस होता है? हीट का जो यूनिट होता है, एक होता है कैलोरी और एक होता है जूल। ठीक है, दोनों यूनिट है। CGS सिस्टम में कैलोरी बोलते हैं और SI सिस्टम में जूल बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ, ठीक है, यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? कैलोरी होता है CGS सिस्टम में एंड जूल होता है SI सिस्टम में। 1 कैलोरी जो है जूल में 4.186 जूल के बराबर होता है ये। ठीक है ना, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो 4.186 जूल के बराबर होता है। एक थ्योरी ये भी है, कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट। कैलोरी नाम है बेसिकली एक साइंटिस्ट का, तो उन्होंने भी हीट के बारे में एक कंसेप्ट दिया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या बताया कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट? क्या बताया कि हीट इज इनविजिबल, वेटलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस मटेरियल। ये दे रखा है, इसको भी मैं लिख देता हूं। मगर हीट जो है ना, डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है। ये भी एक डेफिनेशन है, मैं लिखता हूं इसको। क्या दे रखा है? हीट इज एन इनविजिबल, वेटलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस सब्सटेंस। ठीक है, ये भी एक इस कंसेप्ट के हिसाब से दिया हुआ कि ये एक इनविजिबल, कलरलेस, ऑर्डरलेस, वेटलेस मटेरियल है। आगे बताया कि जो हीट होता है, और भी कई सारे कंसेप्ट दे रखा है हीट के बारे में। जैसे एक दे रखा है, कोई भी बॉडी होता है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल होंगे या तो एटम के फॉर्म में होंगे या मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे। और उन सारे एटम्स या मॉलिक्यूल, जैसे सॉलिड होता है तो सॉलिड में क्या होता है? वो टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड का मतलब क्या होता है? कि उसके अंदर एक इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक फोर्स होता है, तो वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो एटम या मॉलिक्यूल है रेस्ट में है,
बन गया तो रेस्ट में है, ऐसा नहीं होता। वो सारे एटम्स या मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। वो सॉलिड के फॉर्म में है मगर वो मूव करते रहते हैं। सॉलिड में जो मूवमेंट है वो कम है, लिक्विड में मूवमेंट थोड़ा उससे ज़्यादा है, और गैस में उससे भी ज़्यादा मूवमेंट है। अगर किसी बॉडी का मूवमेंट, किसी बॉडी में मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो क्या बताया कि जब जब भी कभी हम लोग किसी बॉडी को लेते हैं तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बना होता है। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं लेकिन बिल्कुल रेस्ट में नहीं होते हैं, मूव करते रहते हैं। और वो जो मोशन होता है उसकी वजह से एनर्जी होता है, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। वो जो सॉलिड लिक्विड गैस है उनके अंदर जो मोशन होता है वो बताते, वो 3 तरह का मोशन है। कौन कौन सा? एक ट्रांसलेटरी मोशन है, दूसरा रोटेटरी मोशन है, तीसरा वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है। तो कोई भी बॉडी हो उसके सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। ठीक है। वैसे सॉलिड बोलते हैं ना, सॉलिड होता है पूरा, सारे पैक्ड है, टाइटली बाउंड है, सब बॉडी रेस्ट, मॉलिक्यूल एटम मॉलिक्यूल रेस्ट में है। ऐसा नहीं है कि रेस्ट में है। हाँ, उनके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो कम है, लिक्विड में ज़्यादा है। गैस में देख रहे, ये गैस हवा में उड़ते जा रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, तो इसमें वेलोसिटी ज़्यादा है। ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या फिर रोटेटरी मोशन जो भी है वो ज़्यादा है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। लिक्विड के अंदर उससे, गैस से कम है, सॉलिड में उससे भी कम है, मगर वो तीनों तरह का मोशन होता है। तो मैं उसको लिखता हूँ कि जब भी किसी बॉडी के अंदर हीट होता है तो उस हीट की वजह से कौन कौन से मोशन होते हैं। ओके, मिटा दो इसे। ठीक है। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ मोशन इन अ बॉडी। 3 तरह का मोशन होता है। एक बॉडी का ही एटम्स या मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। पहला कहलाता है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा है हमारा वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तीसरा है हमारा रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। एक मिनट, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर हैज these motion, these motions, translatory, vibratory, rotatory, rotatory। ठीक है ना? All types of matter has these types of motions, translatory, rotatory. These all together known as kinetic energy. These all together are known as काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी होता है सभी मिला के। अब ये है कि बॉडी की अलग अलग स्टेट की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। जैसे मान लो सॉलिड है, तो सॉलिड में तो सारे बॉडी जो है ना टाइटली बाउंड होते हैं, उनके अंदर जो ये मोशन तो है मगर हल्के हल्के हैं। ट्रांसलेटरी मोशन भी बहुत हल्का है, वाइब्रेशन भी हल्के हल्के होते हैं, रोटेशन भी होती हैं तो हल्के हल्के होते हैं। तो उसकी वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है। लेकिन लिक्विड के अंदर सॉलिड से ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी, और गैस के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या बताया कि कोई भी किसी भी तरह का मैटर हो, उनमें ये 3 तरह का तो मोशन होते हैं, मगर डिपेंड करता है स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से जो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो वैरी करता है। कितनी बात सुन में ही। आगे चले। आगे बताया क्या कि ये जो हम लोग हीट है, हीट जब देते लेते हैं तो बॉडी का पहले जो है इंटरमोलिकुलर जो फॉर्स है या इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है
वो कम होने लगता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ने लगता है और वो इंटरेक्शन कम होने लगता है। कितनी बात सुन में, मैं इसको थोड़ा सा इसको मिटा के बताता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या बता रहे थे कि जैसे सॉलिड होता है, मान लो एक सॉलिड बॉडी है, इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इसका एक टेम्परेचर आएगा जहां पे वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो है ना लिक्विड में चेंज होने लगेगा। कोई भी सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड हो, अगर हम उसको हीट करेंगे ना, हीट देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर के बाद, थोड़े टेम्परेचर के बाद, जब बहुत सारे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट आ जाता है और वो उसका मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे लोहा है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन लोहा को भी पिघला देते हैं, गर्म करेंगे तो पिघल के पानी की तरह हो जाता है। तो लेकिन उसको गर्म करने के लिए बहुत हीट की ज़रूरत है। जब तक उतना हीट हम लोग देंगे नहीं, तब तक वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा और वो मेल्ट नहीं करेगा। जब उतना हीट देंगे तो वो आराम से मेल्ट करने लगेगा और फिर वो पूरा आयरन जो है ना लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जब वो लिक्विड में चेंज होगा तो उसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक फोर्स ज़ाहिर है कम हो गया, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और इंटर एटॉमिक फोर्स जो है ना घट जाएगा। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस फोर्स जानते हैं क्या होता है? एक फिगर बनाता हूं मैं समझाने के लिए, ठीक है। मान लो ये एक सॉलिड है ये, और ये जो सॉलिड है ये एटम्स है, ये एटम्स है, वर्टिसेस पे एटम्स लगे हुए हैं, और ये सारे एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे, टाइटली बाउंड करके रखा है। ये सॉलिड के फॉर्म में हमारा, ये सॉलिड के फॉर्म में है। ये इनका एटम टू एटम्स, ये इनका डिस्टेंस है, इनको हम लोग कहते हैं इंटर एटमिक इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, जहाँ से भी ले लो, तो इसको हम लोग कहेंगे इंटर एटमिक, अगर एटम है तो, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इंटर एटमिक इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ये जब सॉलिड में था तब की बात है। अब हम लोग हीट दे रहे हैं, उसको हीट देंगे, हीट देंगे, हीट देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी हम बताएंगे टेम्परेचर क्या है, लेकिन जब हीट देंगे तो क्या होगा, इसका जो टाइटली बाउंड था, स्ट्रांगली फोर्स से था, वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस ये बढ़ने लगेगा, इसका डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। तो क्या समझ में आया कि ये जो है इस तरह से इसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ये ठीक, ये डिस्टेंस इसका बढ़ता चला जाएगा, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका साइज बढ़ जाएगा, ये इसका साइज बढ़ जाएगा। जैसे ये इतना था छोटा सा, अब ये इतना बड़ा हो जाएगा। ये कितनी बात सुने, फिर इनका इंटर, ये जो डिस्टेंस था ये इंक्रीज कर गया, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज कर गया, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेस। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली है। जितना इंटर एटॉमिक डिस्टेंस करीब होगा, वो उतना ही इंटर मॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक फोर्स ज़्यादा होगा। और अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इंटर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ मैं लिखता हूँ इंटर मॉलिक्यूलर
distance is inversely proportional to intermolecular attraction। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली है, इस तरह समझ में आएंगे। अब जब ये इसका डिस्टेंस बढ़ेगा फिर और हीट देंगे और डिस्टेंस बढ़ेगा, एक ऐसा डिस्टेंस आ जाएगा या एक ऐसा स्टेज आएगा कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, फोर्स बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब फोर्स ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लगेगा, तो लिक्विड में चला जाएगा ये। ऐसे ही अगर लिक्विड को हीट देते रहे तो लिक्विड को हीट देंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा ये, अगर हीट देते रहे तो। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जो स्टेट चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये हीट अगर देते रहे किसी बॉडी के अंदर तो वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज होता रहेगा। और अगर हीट निकालते रहे तो गैस को, गैस से हीट निकालेंगे तो ठंडा होकर लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से हीट निकालेंगे तो वह सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हम लोग वाटर का ले लेते हैं। मान लो आइस है, तो आइस सॉलिड है, आइस को अगर हम लोग हीट देंगे तो लिक्विड वाटर में चला जाएगा, और अगर हीट करेंगे तो वेपर में उड़ जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। और ऊपर से मान लो वेपर को ठंडा करेंगे तो वो कंडेंस्ड होकर लिक्विड में चला जाएगा, और लिक्विड को फर्दर ठंडा यानी पानी को और ठंडा करेंगे तो वो दोबारा आइस बन जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना कंडेंसेशन प्रोसेस, तो बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पे होते रहते हैं। तो क्या बताया कि जो हीट एक ऐसी चीज़ है कि किसी बॉडी को अगर देते हैं ना तो उस बॉडी का फिजिकल स्टेट चेंज होने लगता है। फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या लेते हैं तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में, तो डायरेक्टली मतलब रिवर्सेबल प्रोसेस भी करता है, इधर भी जाता है इधर भी आता है, ये ऐसे भी जा सकता है वापस भी जा सकता है ये हीट को दे लेने से। तो हीट का ये इम्पैक्ट पड़ता है मैटर पे, कितनी बात में फिजिकल स्टेट भी चेंज होता है। क्या यहाँ तक समझ बात आ गई? क्या बताया कि जब भी कभी किसी बॉडी को हीट देते हैं तो कैसे पता चले कि इस बॉडी के अंदर हीट आ रहा है या हीट जा रहा है? ठीक है, तो उसके हॉटनेस या कोल्डनेस से, अगर किसी बॉडी का अगर हीट मिल रहा होगा तो जाहिर है उसकी हॉटनेस बढ़ता जाएगा। हॉटनेस कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर से। किसी बॉडी के अंदर हीट आ रहा है या हीट जा रहा है वो कैसे पता चलेगा? उसके टेम्परेचर से। मान लो अभी कुछ टेम्परेचर था, थोड़ी देर में टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हीट कहीं से मिला है। जैसे हम लोग मान लो पानी है, हम लोग पानी को गर्म करने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पानी ले लिया, पानी का टेम्परेचर नाप लिया, उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, अभी आग नहीं जलाया, क्या आग नहीं जलाया, थोड़ी देर के बाद अगर उसको टेम्परेचर लेंगे तो क्या होगा? वो तो नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो गर्म करनी है, अभी तो आग जला ही नहीं। हाँ, थोड़ी देर के बाद मान लो हमने आग जला दिया, और कुछ देर के बाद 2 4 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद अगर जाएंगे नापेंगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा आएगा, हमें उससे बढ़ा हुआ जितना पहले था ठंडे में उससे ज़्यादा आएगा। तो टेम्परेचर बता रहा है कि इसके अंदर हीट आया है। ठीक है, अब जैसे आज के डेट में हम लोग सर्दी के टाइम आ रहा है, सर्दी था हम लोग, अभी तो आज स्वेटर कम पहना, धूप बाहर है ना, आज धूप बहुत अच्छा हुआ है तो इसीलिए मैंने स्वेटर नहीं पहना है। लेकिन सर्दी के दिन चल रहे हैं, धूप होने से क्या होता है, तो सर्दी कैसे लग रहा है मुझे? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर जानते हैं हम लोग, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहर का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री, 18 डिग्री, अभी धूप होने के बाद भी 20 डिग्री दिखा रहा है, तब भी कम है। शाम होते होते 7 डिग्री 8 डिग्री हो जाता है, तो 7 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो जाहिर है बाहर का टेम्परेचर हमारे बॉडी से हीट जो है ना बाहर जाने लगेगा, हमारे बॉडी से हीट बाहर की तरफ जाने लगेगा। जो हवा, ठंडा हवा हमारे बॉडी में टच करेगा वो हमारे बॉडी से हीट लेना शुरू कर देगा, क्योंकि ये बताया गया है कि हमेशा हाई टू लो फ्लो होता है दुनिया में, हर चीज हाई टू लो फ्लो होता है। हाई टू लो मतलब हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बॉडी मूव करता है। हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ मूव करेगा। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है, हमारे बॉडी का हीट ज़्यादा है। बाहर का टेम्परेचर 7 है, हम बाहर का टेम्परेचर कम है तो हीट भी कम है, हमारे बॉडी से हीट बाहर जाएगा तो हमें सर्दी का एहसास होगा। जब हीट निकलेगा हमारे बॉडी से तो हमें सर्दी का एहसास होगा।
ठीक है। तो ये जो हीट जा रहा है, हीट आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे अभी मान लो गर्मी के दिन आ जाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर बाहर मान लो 40 डिग्री है, हमारा कितना 37, बाहर 45 डिग्री है 37, तो बाहर से हीट हमारे बॉडी में आने लगेगा, तो हमारी बॉडी को आएगा तो हमें गर्मी लगेगी। तो हम उस गर्मी से बचने के लिए क्या करेंगे, पंखे चलाएंगे, एसी चलाएंगे। हमारा बॉडी एक सेल्फ मैकेनिज्म करता है, जो पसीने निकलते हैं, पसीना जो निकलता है ना, बॉडी ऑटो सेल्फ टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं। अगर उसका टेम्परेचर 37 से फ्लैक्चुएट करेगा तो जितने भी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं ना, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर हमें बीमारी हो जाएगा, हमें प्रॉब्लम होने लगेगा। तो हमारा बॉडी जो है ना, एक ऐसी मशीन है जो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करती रहती है, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ रेगुलेट करते रहते हैं। कितनी बात सुन में ही, गर्मियों में पसीने निकाल के, सर्दियों में जो भी तरीका है उस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा बताया क्या कि हीट एक ऐसी चीज है, जब किसी बॉडी को देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और जब लेते हैं तो उसका टेम्परेचर घटने लगता है। तो टेम्परेचर एक इंडिकेटर होता है कि इस बॉडी के अंदर हीट आ रहा है या हीट जा रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं टेम्परेचर। हीट तो समझ में आ गया, और हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। जो हाई टेम्परेचर पे है इसका मतलब ये कि उसके अंदर हीट ज़्यादा है, जो लो टेम्परेचर पे है इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर कम है। जैसे वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वो हाई से लो की तरफ एनर्जी या हीट ट्रांसफर होने लगता है, ट्रांसमिट होने लगता है। कितनी बात सुन में आई? तो हम लोग देखते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होता है उसके आगे की बातें मिटा दे इसे। टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं, मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और coldness of a body is called temperature। ठीक है ना, किसी बॉडी का कितना हॉटनेस है या कितना कूलनेस है, उसको हम लोग टेम्परेचर के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक, टेम्परेचर जो है ये इंडिकेट करता है कि जो हीट है किधर से किधर मूव करेगा। यानी टेम्परेचर का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मान लो दो बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर पता है, तो हीट किधर से किधर जाएगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें से हीट, और जिसका कम टेम्परेचर है उसमें जाएगा। तो हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा। तो टेम्परेचर जो है ना, एक इंडिकेटर है किधर से हीट किधर मूव करेगा। तो टेम्परेचर is an indicator for following the heat from one body to another। क्या मतलब हुआ, यानी कि ये एक इंडिकेटर है, हमें बताएगा कि हीट किधर से किधर जाएगा, कौन सी बॉडी से किस बॉडी में हीट जाएगा। ठीक है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, इसको इस तरह से बताते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज the average kinetic energy of a body। ठीक है, एक बॉडी का कितना एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको भी हम लोग टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। क्योंकि क्या है कि बॉडी का वैसे तो टेम्परेचर बराबर ही होता है हर जगह, मगर सारे मॉलिक्यूल का मीन निकाल के बताते हैं कि इस बॉडी का अभी कितना टेम्परेचर है। ठीक,
यहाँ तक समझ में आया? तो हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, इसका एक टेबल दे रखा है। मेन 2-3 पॉइंट्स है कि जो हीट होता है वो कॉज होता है, कॉज होता है यानी वजह होता है, और टेम्परेचर उसका इंडिकेटर होता है। क्या मतलब हुआ कि हीट, किसी बॉडी के अंदर हीट जाएगा या आएगा, उसके अंदर कितना हीट है वो बताएगा, लेकिन हीट जाएगा किधर वो इंडिकेटर है, यानी वो टेम्परेचर बताएगा। कि मान लो किसी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कितना है, तो हमें पता चलेगा इसका टेम्परेचर ये है, तो हीट इधर से इधर जाएगा। तो ये हम इधर से इधर जो बोल रहे हैं टेम्परेचर की वजह से बोल रहे हैं, मगर उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है या उसके अंदर टेम्परेचर कम है, वो हीट की वजह से है। उसका जिसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब उसके अंदर हीट ज़्यादा है, जिसके अंदर टेम्परेचर कम है इसका मतलब हीट कम है। तो जो हीट होता है एक कॉज होता है टेम्परेचर ज़्यादा कम होने की, और टेम्परेचर जो है इंडिकेटर होता है हीट के फ्लो करने की। कितनी बात सुन में? इसी तरह से बताते हैं कि जो हीट होता है वो उसकी जो यूनिट होती है कैलोरी होता है, जूल होता है। टेम्परेचर का यूनिट होता है सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, एब्सोल्यूट स्केल केल्विन भी होता है। कई सारे स्केल्स हैं, अभी स्केल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़े से 2-3 पॉइंट्स है जो डिफरेंस है हीट में और टेम्परेचर में, मैं उस चार्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ और उस पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे एकेडमिक एग्जाम और एग्जाम वगैरह देंगे उनके लिए। तो मैं ये एक डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर क्या है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है, ये हमारा एक डिफरेंस दे रखा है हीट एंड टेम्परेचर में, एक चार्ट दे रखा है, मैंने लिख दिया इसको। मैं इसे समझाता हूँ क्या क्या है। ये 3-4 पॉइंट दे रखा है। पहला दे रखा है हीट के बारे में, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये एक डेफिनेशन होता है। हीट क्या होता है? सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस देता है। टेम्परेचर के बारे में क्या बताते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये डिग्री बताता है, मतलब कौन ज़्यादा हॉट है, कौन ज़्यादा कम हॉट है, तो वो टेम्परेचर से पता चलता है। ठीक है, हीट तो सब में है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, सभी बॉडी में हीट होते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा इसमें ज़्यादा इसमें कम है? वो टेम्परेचर से पता चलेगा। ठीक है, तो वो डिग्री बताता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है डिफरेंस में, इट इज़ ए कॉज ऑफ वेरिएबल टेम्परेचर। क्या मतलब? यानी एक कॉज है टेम्परेचर का वेरी होने का। मतलब अब मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर अभी कुछ है, हीट देंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, चेंज हो गया, या हीट लेंगे तो उससे कम हो जाएगा। तो किसी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करेगा, वो हीट उसका कॉज होता है, हीट के देने या लेने की वजह से। ठीक है, इट इज़ एन इफेक्ट, यानी टेम्परेचर जो ना एक इफेक्ट है, यानी कि जब हीट देंगे तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये बढ़ रहा है तो बता रहा है कि हीट आ रहा है। टेम्परेचर घटेगा तो इसका मतलब हीट जा रहा है। तो ये जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर घटना बढ़ना, वो बताता है इफेक्ट कि क्या बॉडी के अंदर हीट आ रहा है या हीट जा रहा है। कितनी बात सुनी? ये दूसरा पॉइंट था। ऐसे ही तीसरा दे रखा है, इट इज ए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी के जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल से मिल के बना हुआ है, उसके अंदर कितने तरह का मोशन होते हैं? 3 तरह का। रोटेटरी मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। सारे बॉडी के सभी एटम से मॉलिक्यूल मूव करते हैं, उन सबको जितना एनर्जी होता है ऐड करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जो हीट है वो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी है। टोटल एनर्जी बॉडी का मतलब सभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल के सारे एनर्जी को मिलाएंगे तब जाके हीट बनेगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर के बारे में क्या कहा है? इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी ये मॉलिक्यूल में जैसे कोई बॉडी होता है तो कोई ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, कोई हल्के वाइब्रेट कर रहा है, तो हम लोग एवरेज मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेते हैं, एवरेज एनर्जी लेते हैं। तो टेम्परेचर जो है ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हीट टोटल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कितनी बात समझ में आई? ये थर्ड पॉइंट है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये हमेशा होता है, हीट फ्लो करता है हॉट से कोल्ड बॉडी में, मगर टेम्परेचर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये टेम्परेचर बताएगा कि हीट किधर से किधर जाएगा, ये डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। और पांचवा दे रखा है, यूनिट ऑफ हीट कैलोरी होता है, जूल होता है। और यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है ये सेल्सियस है, सी फॉर सेल्सियस है, फिर ये एफ फॉर फ़ारेनहाइट है, और के फॉर कैल्विन स्केल है ये। तो ये हमारा कुछ डिफरेंस है, आपको याद रख सकते हैं इसको। आगे चलते हैं
किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं। तो एक टर्म आता है थर्मोमेट्री, थर्मोमीटरी मतलब थर्मा यानी किसी बॉडी के टेम्परेचर को नापने का जो वो होता है ब्रांच है। तो इसमें थर्मोमेट्री का जो डेफिनेशन देते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द मेथड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। ठीक है, यानी कि थर्मोमेट्री में किसी बॉडी का टेम्परेचर नापने के बारे में बताया या समझाया जाता है, कैसे नापते हैं, कैसे न क्या करते हैं, उसको हम लोग थर्मोमेट्री कहते हैं। तो वो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ और फिर उसके बाद आएगा थर्मोमीटर। द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो ये दोनों डेफिनेशन में साथ साथ लिख देता हूँ, आसान है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं, इसे मैं मिटा दूँ। ठीक है, ये हमने दो डेफिनेशन, ये थर्मोमीट्री किसको कहते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तरीके बताते या तरीके हैं, उसके बारे में डिस्कस करते, तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मोमीट्री। थर्मामीटर डिवाइस को कहते हैं, द डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर। ठीक, तो जो डिवाइस यूज करते हैं हम लोग किसी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, उसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। जैसे हम लोग का थर्मामीटर, जैसे एक हमारा होता है जो फीवर होता है तो हम लोग नापते हैं थर्मामीटर, जिसमें मरकरी होता है, लिक्विड होता है, मरकरी होता है। तो उसमें क्या होता है, मरकरी की हाइट बढ़ती जाती है, तो हाइट ऊपर बढ़ता है तो देख के कितना ऊंचा गया तो कितना बुखार होगा, उस तरह से हम लोग रीड करते हैं। तो क्या देखा गया कि जैसे जो थर्मामीटर है, क्या बॉडी का टेम्परेचर यानी बॉडी का जो लिक्विड है कितना राइज कर रहा, उसके बता सकते हैं कितना टेम्परेचर बढ़ा है। दूसरा ये है कि वॉल्यूम कितना बढ़ गया, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया, प्रेशर कांस्टेंट, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग करते हैं ना कि प्रेशर को कांस्टेंट रहता है, हीट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ते जाता है तो वर्क डन होता है, तो कितना वॉल्यूम बढ़ गया, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उसे ही पता चलता है कितना हीट आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब किया है। इसी तरह से कितना प्रेशर बढ़ गया अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। तो इस तरह के पैरामीटर से चेंज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन के बाद कैलकुलेट करते हैं कि कितना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है या कितना हीट गेन या लॉस हुआ है। ठीक है, तो टेम्परेचर, अब हम लोग टेम्परेचर जो नापने के जो डिवाइसेस हैं, जो हमारे डेली डेज में यूज होने वाले जो डिवाइस है टेम्परेचर नापने वाला, वो है सेल्सियस स्केल। ठीक है ना, सेल्सियस स्केल ये यूज होता है, फ़ारेनहाइट स्केल यूज होता है, र्यूमर स्केल भी एक होता है, केल्विन स्केल भी होता है। तो हम लोग पहले उनका जो है, जो भी स्केल है, कोई भी स्केल, जैसे थर्मामीटर ही है तो कोई भी स्केल होता है तो एक लोअर पॉइंट होता है जहां तक वो नीचे रीड कर सकता है, उसके नीचे वो रीड नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लोअर पॉइंट। उसको हम लोग आइस पॉइंट भी बोलते हैं, लोअर पॉइंट को आइस पॉइंट बोलता है, उससे नीचे रीड नहीं कर सकता, उसके ऊपर कर सकता है। तो उसमें एक लोअर लिमिट होता है। इसी तरह से एक अपर लिमिट होता है, अपर पॉइंट होता है, अपर फिक्स पॉइंट होता है। हर स्केल में एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है, एक अपर फिक्स पॉइंट होता है। जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो आइस पॉइंट कहलाता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के रेफरेंस में लेते हैं हम लोग, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है उसके रेफरेंस में बताते हैं। तो हर स्केल में दो पॉइंट होते हैं, एक लोअर फिक्स पॉइंट, एक अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट को आइस पॉइंट भी बोलते हैं, अपर फिक्स पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं या स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं, ठीक है, इसको लिखता हूं, ईच स्केल हैज 2 points. First, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसको आइस पॉइंट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये कि इससे मतलब कोई भी स्केल है, इसका मतलब ये कि जहां लोअर है वो तहीं तक वो रीड करेगा, उससे नीचे वो रीड नहीं कर सकता। ठीक, उसकी उतनी ही लिमिट है। और दूसरा जो है अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है,
अपर फिक्स पॉइंट को स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं, बॉयल पॉइंट भी बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो स्केल स्टीम पॉइंट पे है जहां तक है उस उतना ही रीड कर, उससे ज़्यादा रीड नहीं कर सकता। बाकी लोअर एंड अपर के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सबको रीड करके बताएगा। ठीक है, तो ये हर स्केल में 2 पॉइंट होते हैं। अब चलते हैं वो स्केल जो हम लोग जनरली हम लोग बहुत दिनों मतलब बहुत कॉमन यूज़ में है, उन स्केल को देखते हैं कौन कौन से स्केल है और उनका लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट कौन कौन सा है, क्या वैल्यू है उसके। ओके, मिटा दो इसे। ठीक है, ये 4 स्केल है इसका जो हम लोग को यूज में है, ज़्यादातर यूज में है ये। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, र्यूमर स्केल एंड केल्विन स्केल। अब इसमें लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट और नंबर ऑफ डिवीजन कितने कितने हैं ये मैं लिखता हूँ। सेल्सियस स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री तक लोअर रीड करेगा। और अपर फिक्स पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस। और जो नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं 100 डिविजन्स है। स्केल पे ऐसे छोटे छोटे मार्क्स लगे होते हैं तो वह 100 डिविजन्स होते हैं उस पर। इसी तरह से दे रखा फ़ारेनहाइट में जो लोअर है, लोअर फिक्स पॉइंट है 32 फ़ारेन दे रखा है ये, यानी 32 लोअर, यानी कि 32 फ़ारेनहाइट लोअर रीड करेगा, उससे कम नहीं कर सकता वो स्केल। और अपर करेगा 212 फ़ारेनहाइट, इतना कर सकता है। इसका जो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 180, यानी 180 नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं इसमें, नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं। ऐसे ही र्यूमर स्केल जो है 0 र्यूमर ये रीड करेगा। अपर जो है हाईएस्ट अपर जो है ना 80 र्यूमर यूज करेगा और नंबर ऑफ डिवीजन इसमें 80 है ये। ठीक है, 80 नंबर ऑफ डिवीजन है। ऐसी केल्विन स्केल में जो लोअर रीडिंग लेगा ये 273.15 केल्विन, ये लोअर फिक्स पॉइंट है इसमें। और इसमें अपर फिक्स पॉइंट कितना है 100, इस पर प्लस कर दो तो 373.15 केल्विन है। और इसमें भी नंबर ऑफ डिवीजन जो है ना 100 है ये। कितनी बात समझ में आई। तो ये हमारा 4 स्केल है, इनके लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट और नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं ये दे रखा है। अब एक स्केल को दूसरे स्केल में, मान लो कोई रीडिंग सेल्सियस में दे रखा, हम उसे फ़ारेनहाइट में लिखना चाहते हैं, हम उसे एब्सोल्यूट स्केल में लिखना चाहते हैं या किसी और स्केल में लिखना चाहते हैं, तो कैसे उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो अगला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो कन्वर्जन ऑफ वन स्केल टू अनदर, एक स्केल को दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। इसे नोट कर लीजिए। ये हमारा एक तरीका होता है, एक कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। एक स्केल का टेम्परेचर दूसरे स्केल पे अगर दिखाना चाहते हैं तो ये एक बेसिक रूल बताया है। क्या दे रखा है, गिवन टेम्परेचर ऑन अ स्केल, किसी स्केल पे कितना टेम्परेचर दे रखा उसको यहाँ लिखिए और उसी स्केल पे लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता उसको लिखिए। फिर नीचे दे रखा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, जिसको हम लोग नंबर ऑफ डिवीजन के बराबर भी कहते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, या फिर नंबर ऑफ डिवीजन जितना होता है वो भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये तरीका है कन्वर्ट करने का। अब जैसे हमारे पास 4 स्केल था तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको। देखिए सेल्सियस को पहले लेते हैं, तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल माइनस सेल्सियस पे लोअर फिक्स पॉइंट कितना था 0 और अपर फिक्स पॉइंट कितना था 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 लगा दिया हमने। ये तो सेल्सियस के लिए हो गया। मान लो हम लोग फ़ारेनहाइट में जाते हैं, तो अब जैसे फ़ारेनहाइट में है तो फ़ारेनहाइट को लिखिएगा तो टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल माइनस फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट कितना था, याद है आपको, भूल गए ना, अभी तो लिखा था 32। अपर फिक्स पॉइंट कितना था 212 माइनस 32 हो गया। नंबर ऑफ डिवीजन के हिसाब से कितना 180 डिवीजन था वो लिख देंगे यहाँ पे भी। इसी तरह से मान लो र्यूमर स्केल पे जाते हैं तो टेम्परेचर ऑन र्यूमर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, फिर अपर फिक्स पॉइंट कितना था 80 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 था ये। इसी तरह से हम लोग मान लो केल्विन स्केल पे लेते हैं तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस लोअर कितना था 273.15
ऐसे ही अपर कितना था 373.15 माइनस 273.15, तो ये हमने लिख दिया। ये हमारा एक जनरल मेथड है, और किसी भी स्केल को किसी में कन्वर्ट करना तो उसको इक्वल कर देंगे ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको नंबर ऑफ डिवीजन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ। जैसे ये टेम्परेचर ऑन सेल्सियस -0, तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस ही आ जाएगा ये, और इसमें नंबर ऑफ डिवीजन 100 है। इसमें कितना हो जाएगा TF ऐसी रहेगा -32, और नंबर ऑफ डिवीजन 108, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे लेंगे टेम्परेचर ऑन रीमर स्केल -0, तो ऐसी रहेगा ये 80 नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएगा, और ये आएगा टेम्परेचर केल्विन -273.15, और इसको माइनस करेंगे तो ये 100 नंबर ऑफ डिवीजन है। तो ये हम लोग कर से हैं, ये इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनी बात सुन में। तो ये तरीका दे रखा है, इसके बेस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम बताएंगे उसको जब क्वेश्चन कराएंगे तो कैसे क्या है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये कन्वर्जन का तरीका है। आप किसी भी स्केल को, किसी भी टेम्परेचर को किसी भी दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, उसके आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। एक बात ये बता रहे हैं, जैसे कि हम लोग को बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, कितना, अरे बोलो भाई कितना, 37 डिग्री सेल्सियस है यार, अभी तो मैंने बताया था। हाँ हाँ समझ गया, ठीक ठीक बोले, ठीक बोले, 37 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल। अब 37 डिग्री सेल्सियस तो बॉडी का टेम्परेचर है, लेकिन डॉक्टर जब बुखार नापता है तो बोलता है आपका 100 डिग्री हो गया है, बुखार जो है ना 100 पे चल रहा है। अबे 37 100 क्या मतलब, ये क्या हुआ, 37 टेम्परेचर है, 37 से 1 डिग्री बढ़ नहीं सकता, तो बुखार में 100 क्या दिखा रहा है, ये बोलता है 101 बुखार है, 102 बुखार है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है, 37 से ज़्यादा 1 डिग्री बढ़ नहीं सकता, बढ़ेगा काम खत्म हमारा। फिर ये क्या होता है, ये होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है हम लोग सेल्सियस में है, लेकिन जो बुखार जो नापते हैं ना, जो थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में नापता है। कौन से स्केल पे बताते हैं, फ़ारेनहाइट पे। अब देखो 37 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, तो देखो फ़ारेनहाइट ये है हमारा, ये सेल्सियस है। अब मैं इन दोनों को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, इन दोनों को ऊपर ले जाता हूँ, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 37 डिग्री अपॉन 100, ठीक है, ये बॉडी का टेम्परेचर था, और ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट -32 अपॉन ये 180 है। 1 0 से इसमें से काट लो, और 2 से कट जाएगा, तो 2 5 10, 2 9 है, तो ये हो जाता है 37/5, और ये TF, या फ़ारेनहाइट कर लो, ये फ़ारेनहाइट -32/9 ऐसे हो गया। इधर से ऐसे क्रॉस कर देते हैं, इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 × 37 और 5 × F-32, ठीक है। 9 को मल्टीप्लाई कर, 9 7 जा 63, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 9 3 जा 27 एंड 33, ठीक है। और ये हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5F माइनस इसको करेंगे तो ये 5 2 10, 160, कितनी बात समझ में ये। अब हम लोग इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, 330 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू F, ये मल्टीप्लाई था डिवाइड में कर दिया, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 394/5, ठीक है ना। अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 49 में से 45 जगह 4 बचेगा, 43 हो जाएगा, 5 8 जा 43 बचेगा, 3 को डेसिमल डालेंगे 5 6 जा, तो हमारा जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है वो जो 37 डिग्री सेल्सियस में जो था, वही फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितनी बात सुनी। और जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो 99 हो जाता है, या 100 हो जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा चेंज होता है तो 100 हो जाता है, और वो हम लोग बोलते हैं अरे बुखार हो गया, बुखार हो गया, 100 बुखार चल रहा है, 100 डिग्री चल रहा है, 101 हो गया है, ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारे ज़रा सा भी टेम्परेचर में चेंज होगा तो बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है ना, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे,
और वो हमारे जानलेवा हो सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा भी बढ़ना बहुत ही ज़्यादा बॉडी को चेंज कर देता है। दिखते हैं जैसे 100 डिग्री होता है, 102 101 हो जाता है, कितना ठंडा लगता है, कितना ब्लैंकेट के अंदर उड़ो, दबा लो, ये करो वो करो, करना पड़ता है। बॉडी का पूरा मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। लेकिन वो जो स्केल दिखाते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है। नॉर्मल हमारा फ़ारेनहाइट स्केल में जो 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर फ़ारेनहाइट स्केल में देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल। नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, यानी बुखार नहीं है। जैसे 99 भी हो गया, देखो 0.4 भी बढ़ेगा तो 99 हो जाएगा, तो बोलेंगे 99 है, हल्का बुखार है। 101 थोड़ा सा ज़्यादा बुखार हो गया, 102 103 ज़्यादा हो गया। क्या समझ में आया? तो ये सेल्सियस को हम लोग फीवर में जो चेक करते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है। कितनी बात सुन में आई? आगे चलें, अगर हम लोग सेल्सियस को एब्सोल्यूट केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, यानी ज़्यादातर जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं केल्विन स्केल पे दिखाते हैं। तो अगर हम लोग इसको इसमें ले जाएंगे तो क्या रिलेशन होगा वो मैं बता रहा हूँ, इसे नोट कर लिए। ये समझ में आ गया ना? ओके, नोट कर लिए। देखिए, यहाँ से सेल्सियस को केल्विन से करेंगे तो ये दो को मिटा दे रहे हैं हम लोग, इन दो को, ये दो हम लोगों ने रख लिया इसको, ठीक है, और इनको कन्वर्जन करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है ना ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये नीचे का तो 100 था, इसमें भी 100 कैंसिल हो गया, ये दोनों का 100 कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ कि ये 273 माइनस में था, इधर ला लो, तो क्या जगह 2 सेल्सियस स्केल, यानी कि सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है वो प्लस 273.15 कर लेंगे तो ये केल्विन स्केल में चला जाएगा। यानी किसी भी सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है, अगर हम लोग केल्विन में दिखाना चाहते हैं तो वो 273.15 इसमें प्लस कर दिए, ये हो जाएगा केल्विन में। मान लो हम लोग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वो हम केल्विन में अगर दिखाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 37 ले लीजिए, ये 273.15 इसको प्लस कर देते हैं, तो ये पॉइंट के बाद तो यही रहेगा, ये 3 या 7 10 हो गया, 1 3 7 10 1 11 310, यानी कि ये हम लोग अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो है अगर केल्विन में दिखाएंगे तो वो 310.15 केल्विन होगा, वही स्केल वही टेम्परेचर। तो इस तरह से हम लोग सेल्सियस को एब्सोल्यूट स्केल केल्विन में चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह से कन्वर्जन है, न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया ये। आगे चले, एक और छोटी सी बात दे रखा है, वो है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? वैसे स्केल और भी है, जैसे ये तो हम लोग को टेम्परेचर नापने का स्केल हम लोगों ने 4 जो बेसिक हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा लिक्विड थर्मामीटर भी है, जैसे मरकरी थर्मामीटर जो थर्मामीटर होता है हमारा, ऐसे ही प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है, यानी कि जो रजिस्टर वायर में जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो कैसे क्या होता है, तो उसके छोटे छोटे फॉर्मूले मैं लिख दूंगा बाद में, अभी तो मैं मेन टॉपिक बढ़ा रहा हूँ। इसी तरह से एक सीबैक इफेक्ट थर्मामीटर आता है, थर्मोकपल थर्मामीटर भी आता है जो वहाँ पे यूज़ होता है, वो भी मैं लिख दूंगा वो, लेकिन अभी इस टॉपिक के हिसाब से नहीं है, लेकिन हाँ है। अगला मैं टॉपिक बता रहा हूँ ट्रिपल पॉइंट। ओके, इसे मिटाता हूँ, ठीक है। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एक छोटी सी बात है बताता हूँ। जैसे वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन जब टेम्परेचर हम लोग कम करते हैं, जैसे कि 20 है 22 है, अभी जैसे पानी का भी टेम्परेचर उतना ही हुआ, लेकिन जब कम करते जाएंगे तो वाटर जो है ना फ्रीज होने लगता है। कितना डिग्री टेम्परेचर पे? 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे फ्रीज होने लगता है, फ्रीज होने लगता है, कंप्लीटली फ्रीज नहीं होता। क्या मतलब? यानी कि लिक्विड वाटर जो है आइस में कन्वर्ट होने लगता है जब 0 डिग्री टेम्परेचर आता है। पूरे लिक्विड को कंप्लीटली आइस में कन्वर्ट होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो क्या देखा जाता है कि 0 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो जो है नियर बाय 0 डिग्री है, वो उस टेम्परेचर पे लिक्विड जो नहीं है, वाटर जो है ना लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, सॉलिड के फॉर्म में भी होता है और वेपर के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। यानी कि वाटर तीनों स्टेट में मिलता है, लिक्विड वेपर सॉलिड तीनों स्टेट में मिलता है। तो वो टेम्परेचर जिस पे वाटर लिक्विड वेपर एंड सॉलिड तीनों ही फेज में आता है, लिक्विड वेपर एंड सॉलिड तीनों फेज में आता है, उसको ही कहते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट। कितनी बात समझ में आई? तो मैं लिखता हूं द टेम्परेचर
the temperature at which water exists in all three states, solid, liquid and vapor, is known as ट्रिपल पॉइंट। ठीक है ना, तीनों फेज में यहाँ पे वाटर मिलता है। और वो टेम्परेचर कितना है सेल्सियस में जो टेम्परेचर है जिस पे ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं वो है 0.01 सेल्सियस में दिखाते हैं। कितनी बात समझ में आई? सेल्सियस में ये होता है 0.01। इतने टेम्परेचर पे वाटर जो है ना सॉलिड यानी आइस के फॉर्म में भी होता है, वाटर के फॉर्म में भी होता है और वेपर के फॉर्म में भी होता है। ये तो सेल्सियस पे था। अगर मान लो हम लोग इसको केल्विन स्केल पे दिखाना चाहें तो केल्विन स्केल पे यही जो होगा 273.16 केल्विन। यहाँ पे 15 आता था ना, 0 डिग्री जो होता है वो 273.15 होता है। और अगर ये 0.01 आ गया तो इसमें हम लोग यहाँ पे यहाँ पे एक ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 273.16 केल्विन, यानी केल्विन में इतना होता है, सेल्सियस में इतना होता है। और इस वक्त जो प्रेशर होता है मरकरी के स्केल पे, तो मरकरी पे स्केल जो होता है प्रेशर जो होता है 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी Hg, ये हमारा प्रेशर होता है। तो टेम्परेचर कितना होता है 0.01 सेल्सियस, प्रेशर कितना हुआ 0.46 सेल्सियस ऑफ मरकरी। जैसे हम लोग थर्मामीटर में या यूज किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ऐसे ही तो था। एच रो जी से हम लोगों ने कैलकुलेट किया गया, याद तो होगा, रिवीजन चल रहा भाई। ओके, यहाँ पे बताया गया कि 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इसके जो प्रेशर के टर्म में और टेम्परेचर के टर्म में 0.01 सेल्सियस है। इसी को केल्विन में इतना से दिखाएंगे। और इस टेम्परेचर पे वाटर जो ना तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है। कितनी बात समझ में आई? कहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रहने देंगे क्योंकि आगे जो है छोटा मोटा न्यूमेरिकल है, एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो अगले क्लास में करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड एक दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, ग्राफ है वो अगले क्लास में कराते हैं। और इसी टॉपिक पे बेस करता हुआ न्यूमेरिकल कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं पे रहने देते हैं। वो लोग जो लोग पहली दफ़ा हमारे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर चाहते हैं कि आगे कंटिन्यू देखते रहे, समझते रहें और अपने नीट जेईई की तैयारी करने में आसानी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वो बच्चे जो 11-12 में वो तो कर ही लें, ठीक है, क्या पता कल हो ना हो, और कोई मिले ना मिले, हम तो आपके यूट्यूब पे कंटेंट देंगे ही देंगे, तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और वो बच्चे जो 8, 9, 10 में आने वाला दिनों में नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो अगर एक अटैम्प्ट में क्रैक करना, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लिया और अभी से ही हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े। जो हम बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं जो नीट जेईई के लिए 8, 9, 10 से, वो कौन कौन से प्रोग्राम चल रहा है उसके डिटेल जानने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आप अभी से जुड़े ताकि आप उस वक्त आप बिल्कुल टाइम पे सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।